हेलो। आप देख रहे हैं आरपीएससी स्कूल लेक्चरर के लिए शैक्षिक प्रबंधन एजुकेशन मैनेजमेंट की क्लास। इस क्लास के अंतर्गत शैक्षिक प्रबंधन की अवधारणा व कार्य को आपको समझाया जाएगा, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखने का प्रयास करें। देखो, शैक्षिक प्रबंधन की परिभाषा क्या है। शैक्षिक प्रबंधन का अर्थ है उपलब्ध मानवीय तथा भौतिक संसाधनों का दक्षता पूर्वक तथा प्रभावपूर्वक तरीके से उपयोग करते हुए लोगों के कार्यों में समन्वय स्थापित करना, ताकि निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति सुनिश्चित की जा सके। विद्यालय के अंतर्गत जो मानवीय और भौतिक संसाधन होते हैं, उनका उपयोग इस प्रकार से करना कि जिससे हमारे जो लक्ष्य हैं उनको हम आसानी से प्राप्त कर सकें। अब मानवीय संसाधन के अंतर्गत सभी बालक, शिक्षक, व्यवस्थापिका, अभिभावक, लिपिक वर्ग और वहाँ का जो स्थानीय समुदाय है वह शामिल किया जाएगा। और साथ ही भौतिक संसाधनों के अंतर्गत धन या पैसा, रुपया जो भी है, वित्त की व्यवस्था, भवन निर्माण, भवन का जो वहाँ का जो स्कूल का भवन है, खेल मैदान, उपकरण, प्रयोगशाला और हॉस्टल, लाइब्रेरी, ये सब कुछ इसमें आ जाएगा। अब एफ.डब्ल्यू. टेलर के अनुसार प्रबंधन की जो परिभाषा है वह यह है कि प्रबंधन यह जानने की कला है कि क्या करना है तथा उसे करने का सर्वोत्तम सुलभ तरीका क्या है। मतलब कोई भी कार्य है उसे किस प्रकार से करना है और उसका करने का जो सही तरीका है वह क्या है। आगे शैक्षणिक प्रशासन। अब प्रशासन और प्रबंधन, ये दो शब्द हैं, प्रशासन और प्रबंधन, इनमें मुख्यतः क्या अंतर है। शैक्षणिक प्रशासन का अर्थ है जो अधीनस्थ लोग हैं, जो नीचे कर्मचारी काम करते हैं, उनकी सेवा को प्रभावी ढंग से पूर्ण करने की कला ही क्या है, प्रशासन है। मतलब जो कर्मचारी अधिकारियों के अंडर में काम कर रहे हैं उनको किस प्रकार से हैंडल करना है कि वो जिससे कि अपना सर्वोत्तम ढंग से काम कर सके। अब देखते हैं हम शैक्षणिक प्रशासन तथा शैक्षणिक प्रबंधन में प्रमुख अंतर क्या है। जो प्रशासन है वो परिधि से मुक्त शब्द हैं। एक प्रकार से शैक्षणिक प्रशासन एक विस्तृत एवं व्यापक है, जबकि शैक्षणिक प्रबंधन प्रशासन की परिधि के अंतर्गत आता है। दूसरा है शैक्षणिक प्रशासन लक्ष्यों तथा उद्देश्यों को निर्धारित करता है, ये जो लक्ष्य या उद्देश्य होते हैं उनको बनाता है, जबकि शैक्षणिक प्रशासन उनको प्राप्त करने का प्रयास करता है। तीसरा है शैक्षणिक प्रशासन की भूमिका निर्देशन की होती है, ये निर्देश प्रदान करता है, जबकि शैक्षणिक प्रबंधन की जो भूमिका है वो क्रियात्मक होती है, वह काम करने का कार्य करता है। शैक्षणिक प्रशासन यह वित्त, उत्पादन तथा वितरण का समन्वय करता है। किस प्रकार से धन की व्यवस्था है, उत्पादन की व्यवस्था है और वितरण की जो व्यवस्था है उसको करने का काम, उसमें समन्वय बिठाने का काम शैक्षणिक प्रशासन करता है, जबकि इन सबको प्रभावी ढंग से करने का कार्य शैक्षणिक प्रबंधन का होता है। पांचवा है यह निर्देशन, नियंत्रण एवं नेतृत्व करता है। शैक्षणिक प्रशासन निर्देशन, नियंत्रण एवं नेतृत्व करता है, जबकि शैक्षणिक प्रबंधन है ये लोगों के साथ काम करवाता है, लोगों से काम करवाता है एवं संगठित तरीके से अन्य संसाधनों का उपयोग करता है। आगे अब प्रबंधन की प्रमुख जो अवधारणाएं हैं या संकल्पनाएं हैं उनको देखेंगे। तो प्रबंधन की जो प्रमुख अवधारणाएं हैं वह 3 विचारधाराओं में डिवाइड है। पहली विचारधारा है उत्पादन कुशलता पर बल देने वाली विचारधारा।
यह 1910 से 1935 के मध्य वाली विचारधारा है। इस विचारधारा को वैज्ञानिक प्रबंधन भी कहा जाता है और इस विचारधारा को टेलरवाद भी कहा जाता है, क्योंकि इस विचारधारा को देने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका टेलर साहब की है। दूसरी है मानवीय संसाधनों पर बल देने वाली विचारधारा। यह 1935 से 1985 के मध्य चली। इसमें मानवीय जो मानव काम करता है प्रबंधन के अंतर्गत, उनके जो संबंध है उनसे संबंधित विचारधारा है कि उनके संबंधों में समन्वय किस प्रकार से बिठाया जाए। आगे सामाजिक पर्यावरण पर बल देने वाली विचारधारा। यह विचारधारा चेस्टर बर्नार्ड व हर्बर्ट साइमन ने दी थी। इसका त्रिआयामी दृष्टिकोण है। इसमें सर्वप्रथम व्यक्ति, उसका कार्य और उसकी सामाजिक संस्कृति को देखा जाता है, मतलब वहाँ के पर्यावरणीय परिवेश के अनुसार इसमें काम किया जाता है। आगे हम देखते हैं शैक्षणिक प्रबंधन का प्रमुख जो उद्देश्य हैं वह क्या है, या शैक्षणिक प्रशासन का जो मूल उद्देश्य है वह क्या है। तो शैक्षणिक प्रशासन का मूल उद्देश्य शैक्षणिक विकास की दृष्टि से अच्छे नागरिकों को तैयार करना है। इसमें देखो, शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करने वाले व्यक्तियों की सहायता करना, शिक्षा संबंधी कार्यों को अच्छे ढंग से संपन्न करना, बच्चों की सर्वांगीण विकास हेतु आवश्यक साधन व सामग्री उपलब्ध कराना, शिक्षा संबंधी नीतियां बनाना, योजनाएं बनाकर क्रियान्वित करना, शैक्षणिक कार्यक्रमों का सुचारू रूप से संचालन करना, शिक्षा विभाग के कर्मचारियों की नियुक्ति, सेवा शर्तों का निर्धारण एवं उनकी उन्नति के लिए कार्यक्रम बनाना तथा शिक्षण संस्थाओं का निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण कर धन की व्यवस्था करना तथा प्रशासनिक नेतृत्व प्रदान करना। साथ ही साथ शिक्षा विभाग के कर्मचारियों व अधिकारियों को अपने कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व से अवगत कराना तथा योग्य व कुशल नागरिक उत्पन्न करना और छात्रों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना एवं उनके चरित्र का निर्माण करना और शिक्षा के क्षेत्र में अनुकूल वातावरण का उत्पन्न करना, ताकि शिक्षा के क्षेत्र में अधिकतम उपलब्धियां हासिल की जा सके। तो यह प्रबंधन के जो है सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं ये सभी। उसके बाद आता है शैक्षणिक प्रशासन एवं प्रबंधन का क्षेत्र, मतलब शैक्षणिक प्रशासन एवं प्रबंधन का जो क्षेत्र है इसका दायरा कहाँ तक फैला हुआ है, मतलब ये क्या क्या किस किस दायरे में काम करता है। तो देखिए, इसमें यह नवीन शिक्षा नीति के अनुसार शिक्षा का स्वरूप तैयार करता है एवं समय समय पर उसका मूल्यांकन भी करता है। आगे शिक्षा संबंधी समस्याओं का पता लगाकर उनका निराकरण करता है कि इन समस्याओं को किस प्रकार से हल किया जाए। संपूर्ण शिक्षा प्रणाली की प्रक्रिया की सफलता हेतु यह कार्य करता है तथा छात्र छात्राओं के लिए समानता एवं स्वतंत्रता के सिद्धांत के आधार पर शैक्षणिक कार्यक्रम बनाता है एवं उन्हें क्रियान्वित करवाता है। शिक्षा के मूल उद्देश्यों तथा सिद्धांतों को छात्रों एवं समाज के हित में लागू करवाने का दायरा भी इसमें शामिल है। शिक्षा संस्थाओं में कार्यरत कर्मचारियों को पर्याप्त प्रशिक्षण देना तथा उपलब्ध संसाधनों के साथ समन्वय स्थापित करना, साथ ही साथ संगठनात्मक समस्याओं व उनके बीच में जो द्वंद्व पैदा हो जाते हैं उनका निराकरण करने एवं उसके उद्देश्यों में समरूपता लाना और उनके जो द्वंद्व है उनको समाप्त करना, ये सब इसके दायरे के अंतर्गत आता है। उसके बाद आता है शैक्षणिक प्रबंधन के प्रमुख जो कार्य हैं। शैक्षणिक प्रबंधन के क्या क्या कार्य हैं, इधर तो प्रमुख कार्य दे रखे हैं और इधर सहायक कार्य दे रखे हैं। तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं प्रमुख कार्य। पहला प्रमुख कार्य है नियोजन, प्लानिंग, मतलब किसी भी काम को करने के लिए हमें सबसे पहले प्लानिंग करनी पड़ती है।
ठीक है, कि वह काम कैसे करना है, किस प्रकार से करना है, कब करना है, ये सारी बातें प्लानिंग के अंतर्गत आती हैं। उसके बाद संगठन बनाया जाता है, एक संगठन के माध्यम से, एक ग्रुप के माध्यम से वो काम किया जाता है, तो यह आ गया संगठन के अंतर्गत। उसके बाद स्टाफिंग, उस संगठन में जो व्यक्ति हैं वो कौन कौन काम करेंगे, उस स्टाफिंग, उसके स्टाफ को भरना, उसके पदों को भरना, ये स्टाफिंग के अंतर्गत आएगा। उसके बाद उसका संचालन, उसके डायरेक्शन देना, ये भी इसका प्रमुख कार्य है। तथा उनमें समन्वय बिठाना, जो उसका स्टाफिंग है, ऑर्गेनाइजेशन है, संगठन है, उनके जो भौतिक और मानवीय कारक हैं उनमें समन्वय, कोऑर्डिनेशन बिठाना, ये भी एक महत्वपूर्ण कार्य है प्रबंधन का। और प्रबंधन, शैक्षिक प्रबंधन का जो हृदय है वह अभिप्रेरणा को कहा गया है। मतलब काम करने वाले लोगों को किस प्रकार से मोटिवेट करना है, यह भी इसका एक प्रमुख है, जिसे अभिप्रेरणा को शैक्षिक प्रबंधन का हृदय कहा जाता है। आगे है नियंत्रण, उनका कंट्रोल किस प्रकार से करना है, जो काम करने वाले हैं उनको किस प्रकार से नियंत्रित रखना है, जिससे कि वो आसानी से अच्छे तरीके से लक्ष्य को प्राप्त कर सके। और लास्ट में इन सभी का मूल्यांकन किया जाता है। तो ये है शैक्षिक प्रबंधन के प्रमुख कार्य हैं। उसके बाद सहायक कार्य, इनको करने के लिए जो सहायक कार्य है वो देखो संदेशवाहक, कम्युनिकेशन मतलब बातचीत के द्वारा सारे कार्य किए जाते हैं। निर्णयन और डिसीजन लेना सबसे महत्वपूर्ण है। निर्णय लेना हाथों हाथ स्थिति के अनुसार किसी भी समस्या को संभालना। और उसके बाद इनोवेशन, नए इनोवेशन के अनुसार कार्य करना, नई खोजों के अनुसार कार्य करना। और प्रतिनिधित्व, रिप्रेजेंटेशन, यह भी एक सहायक कार्य है। उसके बाद लूथर गुलिक के अनुसार, उनकी पुस्तक है पेपर्स ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, उसमें जो शैक्षिक प्रबंधन के कार्य हैं वो 7 कार्य बताए गए हैं। पोस्ट कॉर्ब, पी का मतलब है प्लानिंग यानी योजना बनाना। ओ से ऑर्गेनाइजिंग, संगठन बनाना। एस से स्टाफिंग, कर्मचारियों की व्यवस्था करना। डी से डायरेक्टिंग, उनका निर्देशन करना। को से कोऑर्डिनेटिंग, उनका समन्वय स्थापित करना। तथा साथ ही साथ आर से है रिपोर्टिंग, उनकी सूचना देना और उसका प्रतिवेदन तैयार करना। आगे है बजटिंग का मतलब है बजट बनाना, धन की या वित्त की व्यवस्था करना। उसके बाद हेनरी फ्योल के अनुसार प्रबंधन के 5 कार्य बताए इन्होंने। कितने कार्य? 5 कार्य। यहाँ पे देखो, पी फॉर प्लान यानी योजना बनाना। ओ से ऑर्गेनाइजन यानी संगठन बनाना। सी से कमांड यानी निर्देश या आदेश देना। सी से कोऑर्डिनेट मतलब उनमें समन्वय स्थापित करना। और सी से कंट्रोल, उनका नियंत्रण करना। तो ये हेनरी फ्योल के अनुसार हैं और इधर वाले ये लूथर गुलिक के अनुसार हैं और ये हेनरी फ्योल के अनुसार प्रबंधन के प्रमुख कार्य हैं, जिसमें लूथर गुलिक का सबसे ज़्यादा पूछा जाता है पोस्ट कॉब। आगे शैक्षणिक प्रबंधन के प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से हैं? तो देखिए, शैक्षणिक प्रबंधन का जो पहला सिद्धांत है वह है नियोजन का सिद्धांत। इसमें पूर्व निश्चित योजना के अनुसार कार्य किया जाता है। दूसरा है श्रम विभाजन का सिद्धांत। इसमें योग्यता एवं कार्यक्षमता के अनुसार कार्य का बंटवारा किया जाता है कर्मचारियों के अंतर्गत। तीसरा है संतुलन या समन्वय का सिद्धांत। इसके अंतर्गत मानवीय व भौतिक संसाधनों के मध्य संतुलन बिठाया जाता है या समन्वय बिठाया जाता है। और चौथा है उत्तरदायित्व एवं अधिकार का सिद्धांत। इसमें जो अधीनस्थ कार्मिक होते हैं उनकी जवाबदेही के लिए उन पर उत्तरदायित्व सौंपा जाता है, जिससे कि वे अपनी उत्तरदायित्व के अनुसार कार्य कर सके, कर्तव्य निष्ठता के अनुसार कार्य कर सके। पांचवा है सहभागिता का सिद्धांत। सहभागिता के सिद्धांत के अंतर्गत अधीनस्थ कार्मिकों को सहयोग व सुझाव दिए जाते हैं। छठा है नेतृत्व का सिद्धांत। इसमें एक कुशल नेतृत्वकर्ता की जरूरत होती है और उनका कुशल नेतृत्व किया जाता है। अगला है अपवाद का सिद्धांत। अपवाद के सिद्धांत के प्रतिपादक F.W. टेलर हैं। अगला है 8वां पारिश्रमिक का सिद्धांत। इसमें कार्मिकों को न्यायसंगत व संतोषजनक पारिश्रमिक दिया जाता है।
आदेश एवं निर्देश की एकता का सिद्धांत, इसमें अधीनस्थ कार्मिकों को एक अधिकारी से ही निर्देश दिए जाते हैं, न कि अलग अलग अधिकारियों से निर्देश दिए जाते हैं। 10वां है अनुसंधान प्रयोग या शोध का सिद्धांत, इसमें नवीन विधियों व तरीकों की खोज की जाती है। इसमें अनुसंधान किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। इंस्टीट्यूट के अंतर्गत, संस्थान के अंतर्गत नए नए विचार, नई नई विधियाँ आदि की खोज प्रमुख हैं। समानता का सिद्धांत, मतलब सभी कार्मिकों में समानता का व्यवहार होना चाहिए, यह भी सिद्धांत यहाँ पे काम करता है। ये प्रमुख सिद्धांत है शैक्षणिक प्रबंधन का। आगे अब हम परीक्षा उपयोगी जो कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको देख लेते हैं। ये वीडियो नहीं तो ज़्यादा लंबा हो रहा है। अब शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली एक सतत प्रक्रिया है। देखो, ये परीक्षा उपयोगी जो महत्वपूर्ण तथ्य है ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसलिए इनको देखना ना भूलें। शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली एक सतत प्रक्रिया है और प्रबंधन को संगठन का मस्तिष्क कहा जाता है। अभिप्रेरणा को प्रबंधन का हृदय कहा जाता है और शैक्षिक प्रबंधन की अवधारणा का विकास सर्वप्रथम अमेरिका में हुआ था। कहाँ हुआ था? अमेरिका में। प्रबंधन का प्रारंभिक स्वरूप 19वीं शताब्दी में फ्रेडरिक डब्ल्यू टेलर के द्वारा प्रतिपादित किया गया था और हेनरी फेयोल आधुनिक विश्व प्रबंधन के जनक माने जाते हैं। आधुनिक विश्व प्रबंधन के जनक हेनरी फेयोल। अरिंदम चौधरी आधुनिक भारतीय प्रबंधन के जनक माने जाते हैं, मतलब अरिंदम चौधरी को भारतीय प्रबंधन का जनक माना जाता है। प्रबंधन के गुरु पीटर ड्रेकर को कहा जाता है और प्लेटो के अनुसार बालक को दंड की अपेक्षा खेल के द्वारा नियंत्रित करना कहीं अच्छा है, मतलब बालकों को खेल खेल में शिक्षा देनी चाहिए। अगला है पेस्टोलॉजी, अनुशासन का आधार प्रेम बताया है। पेस्टोलॉजी ने यदि आपको बालकों में अनुशासन लाना है, कर्मचारियों में अनुशासन लाना है, तो उनको प्रेम से समझाइए। पिटमैन, सुव्यवस्थित समय विभाग चक्र सुव्यवस्थित मस्तिष्क की उपज होता है। पिटमैन का कहना है कि जो विभाग का जो समय चक्र होता है वह एक अच्छे मस्तिष्क की उपज होता है। अक्टूबर 1976 में शिक्षा को समवर्ती सूची में लिया गया था। आप सभी को याद होगा, शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है और इससे पहले यह राज्य सूची का विषय था। जॉन डीवी के अनुसार पाठशाला समाज का लघु रूप है, मतलब पाठशाला के अंतर्गत एक लघु समाज रहता है। विद्यालय नेतृत्व विद्यालय प्रबंधन का सबसे महत्वपूर्ण दायित्व है और गेटजेल ने शैक्षिक प्रशासन को 2 भागों में बांटा है और आधुनिक संप्रदाय के अनुसार शैक्षिक प्रबंधन में 6 तत्व शामिल हैं। तो ये जो वीडियो है यही समाप्त होता है, आज की क्लास यही ख़त्म होती है। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले एवं घंटी वाला बेल आइकन अवश्य दबा दे, जिससे कि आपको प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।